शादी का इनविटेशन हमारी डिवोर्स एनिवर्सरी पर आया। मैंने अपने हाथों में गोल्ड एम्बॉस्ड कार्ड को घूरा। जॉर्ज पैटरसन, पैटरसन इंडस्ट्रीज के सीईओ के नाम के साथ मैरी का नाम पढ़ते हुए। सेरेमनी हमारे डिवोर्स फाइनलाइज होने के ठीक 1 साल बाद रखी गई थी। उसने ये प्लान किया था। वो चाहती थी कि मैं उसे आगे बढ़ते हुए देखूं, बड़े लोगों में शादी करते हुए, वो जिंदगी जीते हुए जो उसे हमेशा लगता था कि वो डिजर्व करती है। मैं तकरीबन हंस पड़ा, क्योंकि जो मैरी नहीं जानती थी, जो वो शायद कभी जान भी नहीं सकती थी, वो ये था कि उस सुबह मेरे किचन में मेरे साथ खड़ी औरत, जिसने अभी मेरे सामने कॉफी का एक गरम कप रखा था, उसकी कीमत जॉर्ज पैटरसन के सपनों से भी कहीं ज्यादा थी। सारा चैन सिर्फ खूबसूरत और नेक दिल नहीं थी, वो चिन ग्रुप की छुपी हुई हैरिस थी, जो एशिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर्स में से एक है। और मेरी उंगली में जो रिंग थी, वो सिंपल प्लैटिनम बैंड जो मैं हर रोज पहनता था, उसे उसी ज्वेलर ने कस्टम मेड बनाया था जिसने यूरोपियन रॉयल्टी के लिए पीसेस बनाए थे। मैरी ने हमारी पूरी शादी ये शिकायत करते हुए गुजारी थी कि मैं काफ़ी पैसे नहीं कमाता, कि मैं उतना एम्बिशियस नहीं हूं, कि मैं उसे उस जिंदगी से रोक रहा हूं जो वो डिजर्व करती है। उसने 3 साल तक जॉर्ज की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर काम किया, और हर एक दिन वो घर आकर उसकी सक्सेस, उसकी वेल्थ और उसके विजन की बातें करती थी। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। ऑफिस में देर रात तक रुकना, वो बिजनेस ट्रिप्स जो बढ़ती ही जा रही थीं, जिस तरह उसने मुझे प्यार भरी नज़रों से देखना बंद कर दिया था। जब उसने डिवोर्स मांगा तो उसने ये साफ कर दिया था कि मैं काफ़ी नहीं था, कि मैं कभी काफ़ी नहीं होऊंगा। उसने कहा कि जॉर्ज ने उसमें वो पोटेंशियल देखा जो मैं देखने के लिए बहुत अंधा था। उसने कहा कि वो अकेले हमारी शादी का बोझ उठाते हुए थक गई है, एक ऐसे आदमी के साथ शादी करके थक गई है जो मीडियोक्रिटी में खुश था। मैंने बिना किसी लड़ाई के पेपर साइन कर दिए, इसलिए नहीं कि मुझे परवाह नहीं थी, इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं भी थक गया था। खुद को किसी ऐसे के सामने साबित करने की कोशिश से थक गया था जिसने पहले ही तय कर लिया था कि मैं उस मेहनत के लायक नहीं हूं। अब उसका वेडिंग इनविटेशन पकड़े हुए मुझे आयरनी के सिवा और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मैरी ने मुझे एक अमीर आदमी, एक ज्यादा कामयाब आदमी के लिए छोड़ दिया था, एक ऐसा आदमी जो उसे वो सब दे सकता था जो उसे लगता था कि उसे चाहिए। और उसने मुझे ये इनविटेशन इसलिए भेजा था क्योंकि वो चाहती थी कि मैं छोटा महसूस करूं, ऐसा महसूस करूं जैसे मैं हार गया हूं, उस चीज से जलन महसूस करूं जो उसे मिली है। जो वो नहीं समझ पाई वो ये था कि मैं पहले ही आगे बढ़ चुका था। मैंने पहले ही कुछ असली, कुछ जेन्युइन ढूंढ लिया था, कुछ ऐसा जो कंडीशंस, एक्सपेक्टेशंस और कभी ना खत्म होने वाली डिमांड्स के साथ नहीं आया था। सारा डिवोर्स के 6 महीने बाद मेरी जिंदगी में आई थी, और उसने मुझे याद दिलाया कि अपनी शख्सियत के लिए वैल्यू पाना कैसा लगता है, न कि उस चीज के लिए जो मैं दे सकता हूं। मेरी उंगली में जो रिंग थी वो सिर्फ ज्वेलरी नहीं थी, वो एक ऐसे प्यार का सिंबल था जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। मैरी को ये जल्द ही पता चल जाएगा। मैं मैरी से 8 साल पहले यूनिवर्सिटी के पास एक कॉफ़ी शॉप में मिला था, जहां मैं अपनी इंजीनियरिंग डिग्री खत्म कर रहा था। वो खिड़की के पास बैठी थी, उसका लैपटॉप उसके सामने खुला था, उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे जब वो कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रही थी। मैं वहां एक दोस्त से मिलने गया था जो लेट हो रहा था, और मैंने खुद को उसे कमरे के दूसरी तरफ से देखते हुए पाया। उसके काम करने के तरीके में कुछ दिलचस्प था, उसकी आंखों की इंटेंसिटी, उसकी ब्रॉ पर वो हल्की शिकन जब वो कॉन्सेंट्रेट करती थी। जब उसने आखिरकार ऊपर देखा और मुझे घूरते हुए पकड़ा तो उसने नजरें नहीं चुराईं, और ना ही वो अनकंफर्टेबल लगी। इसके बजाय वो मुस्कुराई, कोई दिखावटी मुस्कुराहट नहीं, बल्कि एक असली मुस्कुराहट जो उसकी आंखों तक पहुंची। हमने उस दिन 3 घंटे तक बात की। उसने मुझे बताया कि वो उसी यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रही थी, कि वो अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहती थी, कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ किसी और के लिए काम करके एक क्यूबिकल में नहीं फंसना चाहती थी। मैंने उसे बताया कि मैं इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री खत्म कर रहा हूं, मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करना पसंद है, मुझे चीजों के एक साथ जुड़ने और उनके सही होने के तरीके में ब्यूटी मिलती है। उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी पार्टीज में मिलने वाले बाकी लड़कों से अलग था। उसने कहा कि मैं थॉटफुल और जेन्युइन था। मुझे लगा कि उस दिन मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया था। हमने 2 साल तक डेट किया इससे पहले कि मैंने उसे प्रपोज किया। ये कोई फायरवर्क्स या फ्लैश मॉब वाला बड़ा जेस्चर नहीं था। मेरे पास तब ज्यादा पैसे नहीं थे, यूनिवर्सिटी से नया निकला हुआ था और बस अपनी पहली असली इंजीनियरिंग जॉब शुरू की थी। लेकिन मैंने उसके लिए रिंग खरीदने के लिए महीनों तक बचत की। वो छोटी थी, सिंपल थी, उन बड़ी डायमंड रिंग्स की जैसी बिल्कुल नहीं थी जो उसकी सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड से पा रही थी। लेकिन जब मैं उसी कॉफी शॉप में घुटनों के बल बैठा, जिस कॉफी शॉप में हम पहली बार मिले थे, उसी खिड़की के सामने जहां वो उस दिन बैठी थी, तो वो रो पड़ी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया।
उसने कहा कि उसे रिंग के साइज या उसकी कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि उसे सिर्फ मैं और एक साथ जिंदगी चाहिए थी। मैंने उस पर पूरा यकीन किया। हमने अगली स्प्रिंग में एक ऐसी सेरेमनी में शादी की जो बहुत निजी और खूबसूरत थी। वो एक छोटी सी शादी थी, बस हमारे सबसे करीबी दोस्त और घर वाले एक गार्डन वेन्यू में इकट्ठा हुए थे। मैरी के पेरेंट्स पूरे दिन मेहरबान लेकिन दूर दूर रहे। उन्होंने दबे लफ्जों में ये साफ कर दिया था कि उन्हें लगता है कि मैरी इससे बेहतर कर सकती थी, कि वो अपने सोशल क्लास से नीचे के किसी आदमी के साथ गुजारा कर रही थी। मेरे पेरेंट्स की मौत सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, इसलिए मेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था सिवाय मेरे सबसे अच्छे दोस्त जेम्स के, जिसने मेरे बेस्ट मैन के तौर पर साथ दिया। मैरी ने मुझसे वादा किया था कि हम साथ में एक जिंदगी बनाएंगे, कि हम हर चीज में एक दूसरे का साथ देंगे, कि हम हर चैलेंज का एक टीम की तरह सामना करेंगे, चाहे जो भी हमारे रास्ते में आए। पहले 2 साल के लिए ऐसा लगा जैसे हम बिल्कुल वही कर रहे थे। हम एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी फ्लोर पर एक मॉडेस्ट अपार्टमेंट में रहते थे। हम दोनों फुल टाइम काम करते थे और फ्यूचर के लिए पैसे बचा रहे थे। मैरी को ढेरों एप्लीकेशंस भेजने के बाद पैटरसन इंडस्ट्रीज में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की अपनी पहली असली नौकरी मिली। वो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उसने कहा कि ये एक स्टेपिंग स्टोन था जहां से वो बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में सब कुछ सीख लेगी और फिर किसी बड़ी और बेहतर जगह चली जाएगी। जॉर्ज पैटरसन एक सीईओ के हिसाब से जवान था, सिर्फ 35 साल का, और बिजनेस वर्ल्ड में वो ब्रिलियंट, डिमांडिंग और इनक्रेडिबली सक्सेसफुल होने के लिए जाना जाता था। मैरी ने कहा कि उसके लिए काम करना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसे वो छोड़ नहीं सकती थी, किसी बेहतरीन इंसान से सीखने का एक मौका। मैंने उसके फैसले का पूरी तरह साथ दिया। मैं हमेशा हर उस चीज में उसका साथ देता था जो वो करना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच चीजें बदलने लगी। वो शाम को देर तक काम करने लगी। वो हमारे साथ खाने के वक्त जॉर्ज के बारे में और भी ज्यादा बातें करने लगी। उसने हमारी जिंदगी की तुलना उन लोगों की जिंदगी से करनी शुरू कर दी जिनके साथ वो पैटरसन इंडस्ट्रीज में काम करती थी। वो थकी हुई घर आती और मुझे जॉर्ज की उन इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में बताती जो वो बिजनेस के लिए करता था, उन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स के बारे में बताती जहां वो क्लाइंट्स के साथ खाना खाता था, वो लग्जरी कार्स जो वो चलाता था, वो पेंट हाउस अपार्टमेंट जहां वो डाउनटाउन में रहता था। पहले मुझे लगा कि वो बस अपने दिन के बारे में वेंटिंग कर रही है, बस शेयर कर रही है कि काम पर क्या हो रहा था। लेकिन फिर उसके कमेंट्स और भी ज्यादा पॉइंटेड और फ्रीक्वेंट होने लगे। तुम अपनी कंपनी में किसी बेहतर पोजीशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? तुम अपने करियर में जहां हो वहां इतने कंटेंट क्यों हो? क्या तुम हमारे और हमारे फ्यूचर के लिए और ज्यादा नहीं चाहते? मैं हमारे लिए और ज्यादा चाहता था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बैलेंस भी चाहता था। मैं सिर्फ एक बड़े पेचेक के लिए सब कुछ, अपनी हेल्थ, अपना फ्री टाइम, अपनी पीस ऑफ माइंड सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था। मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था जो सक्सेस को सिर्फ डॉलर्स और प्रमोशंस में नापता हो। मुझे लगा मैरी मेरे बारे में ये बात समझती थी। मुझे लगा हम जिंदगी में क्या जरूरी है इस बात पर एक ही पेज पर थे। मैं इस बारे में गलत था। हमारी 5वीं एनिवर्सरी तक हमारे बीच की वार्मथ, ठंडक और दूरी में बदल चुकी थी। उसने काम पर मेरे दिन के बारे में पूछना बंद कर दिया। उसने मेरे जोक्स पर हंसना बंद कर दिया जैसे वो पहले करती थी। उसने मुझे पहले की तरह छूना बंद कर दिया, वो छोटे से टचेस जो बिना कहे आई लव यू कहते थे। मैंने कई बार इस बारे में उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे ब्रश ऑफ कर देती। कहती कि वो काम से थक गई है, कहती कि मैं बहुत सेंसिटिव हो रहा हूं और चीज़ों को ज़्यादा सोच रहा हूं। मैंने मैरिज काउंसलिंग का सुझाव दिया, ये सोचकर कि शायद कोई प्रोफेशनल हमें बेहतर कम्युनिकेट करने में मदद कर सके, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा हमारी मैरिज में कुछ भी गलत नहीं है। उसने कहा कि मैं ऐसी प्रॉब्लम्स इमेजिन कर रहा था जो थी ही नहीं। लेकिन मैं उस तरीके को इमेजिन नहीं कर रहा था जिस तरह उसका चेहरा खिल उठता था जब वो जॉर्ज के बारे में बात करती थी। मैं उस तरीके को इमेजिन नहीं कर रहा था जिस तरह वो मेरे मुकाबले काम के लिए अलग तरह से तैयार होती थी, अपने मेकअप और आउटफिट चॉइसेस पर ज्यादा वक्त बिताती थी। मैं उन रातों को इमेजिन नहीं कर रहा था जब वो देर से घर आती थी और उसमें से एक्सपेंसिव कुलोन की खुशबू आती थी जो यकीनन मेरी नहीं थी। जब मैंने आखिरकार अपने सस्पिशंस के बारे में उससे सीधा कन्फ्रंट किया तो उसने डिनाई करने या हैरान होने का नाटक तक नहीं किया। उसने कहा कि वो और जॉर्ज साथ काम करते हुए सालों में एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। उसने कहा कि वो उसे उन तरीकों से समझता है जैसे मैं कभी नहीं समझ सकता था। उसने कहा कि वो उसे इंटेलेक्चुअली चैलेंज करता है, प्रोफेशनली इंस्पायर करता है, उसे उस तरह से अलाइव महसूस कराता है जैसे मैंने सालों से नहीं कराया था। उसने कहा कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा कि उसने मुझसे काफी समय से प्यार नहीं किया था, शायद सालों से। मैंने उससे सीधा पूछा कि क्या वो हमारी मैरिज के दौरान अनफेथफुल रही थी। वो एक लंबे पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसने कहा कि मैरिज उसके दिल में पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने कहा कि मुझे ये पहले ही देख लेना चाहिए था अगर मैं ध्यान दे रहा होता। शायद मुझे साइन समझ लेने चाहिए थे, लेकिन किसी चीज का खत्म होना जानना और असल में उसकी रियलिटी का सामना करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मैंने कई हफ्ते ये समझने में बिताए कि क्या हुआ था। ये समझने की कोशिश की कि एक हस्बैंड के तौर पर मुझसे कहाँ गलती हुई। मैंने हमारी हर कन्वर्सेशन को दोबारा रीथॉट किया, हर वो आर्ग्यूमेंट जो हमारे बीच हुई, हर वो पल जहां मैं हमें बचाने के लिए कुछ अलग कर सकता था। लेकिन सच तो ये था कि मैं अंजाम बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैरी अपना फैसला मुझे बताने से बहुत पहले ही कर चुकी थी। उसने एम्बिशन को लव के ऊपर चुना था। उसने स्टेटस को पार्टनरशिप के बजाय चुना था। उसने मेरे बजाय जॉर्ज को चुना, हमारे बजाय उस सब के बजाय जो हमने साथ मिलकर बनाया था। डिवोर्स जल्दी हो गया और लीगली स्पीकिंग काफी पेनलेस रहा। हमारे बच्चे नहीं थे, इसलिए कस्टडी अरेंजमेंट्स की चिंता नहीं थी। हमारी कोई शेयर्ड प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे डिवाइड करने या जिस पर बहस करने की जरूरत हो। उसे अपार्टमेंट से जो चाहिए था उसने ले लिया, ज्यादातर फर्नीचर और डेकोरेशंस जो उसने पिक किए थे, और मैंने बिना लड़े उसे वो ले जाने दिया। मुझ में मटीरियल पोजेशंस के लिए लड़ने की एनर्जी नहीं थी। मैं बस चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए ताकि मैं हीलिंग शुरू कर सकूं। जब पेपर्स फाइनलाइज हो गए और हम सब कुछ साइन करने के लिए आखिरी बार मिले, उसने मेरी तरफ एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखा जिसे मैं समझ नहीं पाया, और कहा, मुझे उम्मीद है डेविड तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारे लिए इनफ हो। मैंने उस कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अंदर से जानता था कि इस रिलेशनशिप में जो इंसान इनफ नहीं था वो मैं कभी नहीं था। डिवोर्स के बाद के महीने अजीब और डिसोरिएंटिंग थे, जैसा मैंने सोचा नहीं था। मैं अपने ऑफिस के पास एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। एक नई बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर पर एक 1 बेडरूम जगह थी। वहां खामोशी थी। किसी के साथ इतने साल रहने के बाद वहां बहुत ज्यादा खामोशी थी। मुझे मेरी के घर में चलने फिरने की कांस्टेंट साउंड की आदत हो गई थी। दूसरे कमरे में वर्क कॉल्स के वक्त उसकी आवाज की गूंज, सुबह तैयार होते वक्त हार्डवुड फ्लोर पर उसकी हील्स की तेज क्लिक की आवाज। अब वहां सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ मैं और मेरे ख्याल, और कभी कभार पतली दीवारों से आती नेबर्स की आवाजें। मैंने दर्द से ध्यान भटकाने के लिए खुद को काम में झोंक दिया। एक मिड साइज टेक फर्म में सीनियर इंजीनियर की मेरी जॉब कोई ग्लैमरस या एक्साइटिंग नहीं थी, लेकिन ये स्टेडी और रिलायबल थी, और मैं अपने काम में माहिर था। मेरा बॉस मेरी अटेंशन टू डिटेल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तारीफ करता था। मेरे कॉलीग्स मेरी इज्जत करते थे और मेरे साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करना पसंद करते थे। लेकिन मैं जानता था कि मेरी एक बात पर सही थी, भले ही उसके कहने का तरीका क्रूअल था। मैं उस तरह एम्बिशियस नहीं था जैसा वो चाहती थी। मैं किसी भी कीमत पर कॉर्पोरेट लैडर नहीं चढ़ना चाहता था। मैं प्रमोशंस और फैंसी टाइटल्स के लिए अपनी शामें, वीकेंड्स और पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था। मैं ऐसा काम करना चाहता था जिसकी कोई अहमियत हो, लेकिन काम के बाहर एक ऐसी जिंदगी भी चाहता था जो मुझे खुशी दे। मेरी हमारे बीच के इस फंडामेंटल डिफरेंस को कभी नहीं समझ पाई। डिवोर्स फाइनलाइज होने के लगभग 4 महीने बाद मैं सारा से एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिला। ये एक चैरिटी फंड रेजिंग इवेंट था जिसे मेरी कंपनी एक लोकल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए स्पॉन्सर कर रही थी। मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अभी सोशल होने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मेरे बॉस ने इंसिस्ट किया कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। उसने कहा कि मेरे लिए अपार्टमेंट से बाहर निकलना, दूसरी कंपनीज के लोगों के साथ नेटवर्क करना, और ये याद रखना अच्छा होगा कि मेरे छोटे अपार्टमेंट और ऑफिस क्यूबिकल के बाहर भी एक दुनिया है। तो मैं रिलक्टेंटली चला गया। मैंने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, एक ऐसी जेन्युइन स्माइल देने की कोशिश की जो असली लगे, और खुद से कहा कि मैं ठीक 1 घंटे तक रुकूंगा और फिर चुपचाप निकल जाऊंगा। सारा बार एरिया के पास खड़ी थी और उसके हाथ में शैंपेन का ग्लास था। वो उस भरे कमरे में उतनी ही अनकंफर्टेबल लग रही थी जितना मैं महसूस कर रहा था। वो इस तरह ब्यूटीफुल थी जो अटेंशन डिमांड नहीं करती थी और ना ही कैलकुलेटेड लग रही थी। उसके लंबे काले बाल थे जो उसके कंधों से नीचे गिर रहे थे, डेलिकेट फीचर्स जो ऑलमोस्ट पोर्सिलिन की तरह लग रहे थे, और गहरी आंखें जो बिना किसी जजमेंट के अपने आसपास की हर चीज को देख रही थी। जब उस भीड़ में हमारी आंखें मिली, वो मुझे देखकर मुस्कुराईं और मैं बिना सोचे ही उसकी तरफ चलने लगा। हमने पूरी रात बात की, मेरे जाने के प्लान के बहुत बाद तक। उसने मुझे बताया कि वो बिजनेस मीटिंग्स के लिए शहर में है। वो इंटरनेशनल ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में काम करती है। वो लगातार देशों के बीच ट्रैवल करती है और उसके पास कभी रुकने और लाइफ एंजॉय करने का वक्त नहीं होता। मैंने उसे बताया कि मेरा हाल ही में डिवोर्स हुआ है और मैं अभी चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूं, कि मैं अभी देख रहा हूं कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, और ये कि मैं आमतौर पर चैरिटी इवेंट वाला इंसान नहीं हूं। वो इस कमेंट पर हंसी, एक ऐसी जेन्युइन हंसी जिससे उसकी आंखें क्रिंकल हो गईं। उसने कहा कि वो भी चैरिटी इवेंट वाली इंसान नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑब्लिगेशंस की वजह से अटेंडेंस देनी पड़ती है। रात खत्म होने से पहले हमने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए। अगले कुछ हफ्तों तक हम दिन भर अक्सर टेक्स्ट करते रहे।
वो फनी और क्विक विटेड थी, अपने सवालों में थॉटफुल थी और अपनी लाइफ और स्ट्रगल्स के बारे में रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट थी। उसने वो गेम्स नहीं खेले जो बहुत से लोग अर्ली डेटिंग में खेलते हैं। उसने एग्जैजरेशन से मुझे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की और ना ही खुद को ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश की। उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं कोई ऐसा इंसान हूं जिससे बात करना अच्छा लगे, कोई ऐसा जिसके थॉट्स और ओपिनियंस मैटर करते हों। जब उसने पूछा कि क्या मैं शहर के उसके अगले विजिट पर डिनर के लिए मिलना चाहूंगा, तो मैंने बिना हेजिटेशन या सेकंड गेस किए हाँ कह दिया। वो पहला डिनर अगले हफ्ते एक और डिनर में बदल गया, जो फिर शहर की लंबी वॉक्स में बदल गया, जहां हमने उन नेबरहुड्स को एक्सप्लोर किया जहां हम दोनों पहले कभी नहीं गए थे, जो फिर साथ बिताए गए पूरे वीकेंड्स में बदल गया, जहां हम म्यूजियम्स, पार्क्स और साइड स्ट्रीट्स में छुपे छोटे कैफेज एक्सप्लोर करते थे। सारा के साथ रहना इतना ईजी था कि मैं भूल गया था कि ऐसा भी हो सकता है। उसने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं करवाया कि मुझे खुद से ज़्यादा कुछ बनना है या किसी और की तरह प्रिटेंड करना है। उसने मुझे एग्जैक्टली वैसा ही एक्सेप्ट किया जैसा मैं था, मेरे फ्लॉज के साथ। महीनों तक मुझे नहीं पता था कि वो वेल्दी है। उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। वो सिंपली जीन्स और कैजुअल टॉप्स पहनती थी। वो एक साधारण कार चलाती थी जो कुछ साल पुरानी थी और शहर में होने पर एक अच्छे लेकिन साधारण अपार्टमेंट में रहती थी। हमारे रिलेशनशिप के 3 महीने बाद मुझे उसके बैकग्राउंड और उसकी फैमिली के बारे में सच्चाई पता चली। हम उसके अपार्टमेंट पर साथ में डिनर बना रहे थे, कुछ ऐसा जो हमने नियमित रूप से करना शुरू कर दिया था। तभी काउंटर पर रखा उसका फोन जोर से बजा। उसने स्क्रीन पर एक नज़र डाली और गहरी सांस ली। उसने कहा कि उसके फादर का कॉल था, कि वो पूरे हफ्ते उनके कॉल से बच रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद उसे इस बार उठाना चाहिए। वो प्राइवेसी के लिए दूसरे कमरे में चली गई और मैंने पतली दीवारों के जरिए बातचीत के कुछ हिस्से सुने। बोर्ड मीटिंग्स और क्वार्टरली रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और शिपिंग डिलेज, फैमिली ऑब्लिगेशंस और एक्सपेक्टेशंस के बारे में कुछ। जब वो 15 मिनट बाद किचन में वापस आई तो वो थकी हुई और स्ट्रेस्ड लग रही थी। मैंने पूछा कि क्या उसकी फैमिली के साथ सब ठीक है। वो छोटी किचन टेबल पर मेरे सामने बैठ गई और धीरे से कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है डेविड, कुछ ऐसा जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मुझे घबराहट महसूस हुई। मुझे लगा कि वो हमारे बीच सब खत्म करने वाली है। मुझे लगा कि मैंने सब गलत समझ लिया था और वो मुझे बताने वाली थी कि ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बजाय उसने मुझे अपनी फैमिली और उनके बिजनेस एम्पायर के बारे में बताया। चैन ग्रुप, कई देशों में फैली हुई फैक्ट्री, कॉन्टिनेंट्स तक फैला बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अरबों का एनुअल रेवेन्यू, जिसने उन्हें एशिया की सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक बना दिया था। उसने कहा कि उसने जानबूझकर ये मुझसे छुपाया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि मैं उसे एक इंसान के रूप में पसंद करता हूं, ना कि इसलिए कि उसकी फैमिली के पास क्या है या वो कौन से कनेक्शंस दे सकती है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में बहुत से लोगों ने सालों तक उसका इस्तेमाल किया था, उसका ख्याल रखने का नाटक किया था, जबकि असलियत में वो सिर्फ उसे एक जरिया समझते थे, उसकी फैमिली के पैसे और इन्फ्लुएंस तक पहुंचना चाहते थे। मुझे काफी देर तक समझ नहीं आया कि क्या कहूं। उसने धीरे से पूछा कि क्या इससे हमारे बीच कुछ बदल गया है, क्या अब मैं उसे अलग तरह से देखता हूं। मैंने उससे कहा कि इससे एक चीज भी नहीं बदली। मैंने उससे कहा कि मुझे उस औरत से प्यार हुआ था जो मेरे बुरे जोक्स और पंस पर हंसती थी, जिसने मुझे दुनिया के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए चैलेंज किया, जिसने मुझे महसूस कराया कि मैं मायने रखता हूं और मेरे ख्यालों की वैल्यू है, जो तब सुनती थी जब मैं अपने काम के बारे में बात करता था जैसे कि वो सच में इंटरेस्टिंग हो। मैंने उससे कहा कि पैसे ने इसमें से कुछ भी नहीं बदला या उसके लिए मेरी फीलिंग्स को नहीं बदला। जब मैंने ये कहा तो वो रो पड़ी। उसने कहा कि पहले कभी किसी ने उससे ऐसी बात नहीं कही थी, कि बाकी सबका व्यवहार सच पता चलने पर बदल गया था। उस रात उसने मुझे वो रिंग दी जो मैं अब हर रोज पहनता हूँ। ये प्लैटिनम की थी, एक ऐसे जूलर द्वारा बनाई गई जिसे उसकी फैमिली पीढ़ियों से इस्तेमाल करती आ रही थी। ये दिखावे के बिना अपनी सादगी में सुंदर थी। उसने कहा कि ये एंगेजमेंट रिंग नहीं है, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन ये एक प्रॉमिस था, एक प्रॉमिस कि हम साथ मिलकर कुछ असली बना रहे हैं, कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेशंस या ऑब्लिगेशंस के बजाय असली फीलिंग्स पर आधारित था। मैंने उस पल से उसे हर रोज पहना और मैंने मैरी को इसके बारे में कभी नहीं बताया। जब मैं कभी कभार आम दोस्तों से मिलता था, मैंने सच में किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये किसी को कुछ साबित करने के बारे में नहीं था। ये अपनी खुद की वर्थ जानने और किसी ऐसे के साथ होने के बारे में था जो उस वर्थ को साफ देख सके। लेकिन अब मैरी का वेडिंग इनविटेशन अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी चुप्पी एक गलती थी, क्योंकि मैरी ने अपनी पूरी नई जिंदगी इस अजम्पशन पर बनाई थी कि मैं छोटा और मामूली रह गया हूं, अपने करियर में थमा हुआ हूं, वही आदमी हूं जिसे उसने बिना सोचे पीछे छोड़ दिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस बारे में कितनी गलत थी।
मैं इनविटेशन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था, चाहे मैंने दूसरी चीज़ों पर फोकस करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की हो। ये 3 दिनों तक मेरे किचन काउंटर पर रखा रहा। जब भी मैं कॉफ़ी मेकर या रेफ्रिजरेटर के पास से गुजरता, उसकी गोल्ड लेटरिंग पर लाइट पड़ती थी। सारा ने इसे नोटिस किया। बेशक वो हमेशा नोटिस करती थी जब कोई चीज़ मुझे परेशान करती थी, भले ही मैं इसे छुपाने की कोशिश करूं। क्या तुम वेडिंग में जाने वाले हो? उसने एक सुबह पूछा जब हम एक साथ काउंटर पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे, इससे पहले कि उसे बिजनेस मीटिंग के लिए निकलना पड़े। मुझे नहीं पता, मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया। मेरे एक हिस्से को लगता है कि मुझे इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए और फेंक देना चाहिए, लेकिन मेरे एक दूसरे हिस्से को लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए और इसे होते हुए देखना चाहिए। ये देखना चाहता हूं कि उसे एहसास हो कि उसने कोई कॉम्पिटिशन नहीं जीता है। सारा ने काउंटर के उस पार हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका एहसास गर्म और सुकून देने वाला था। तुम्हें उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है डेविड, तुम जानते हो हमारे बीच क्या है, इतना ही काफी होना चाहिए। वो सही थी और मैं जानता था कि वो सही थी, लेकिन मुझमें अभी भी कुछ अनसुलझी बात बाकी थी। कुछ ऐसा जो अब भी दुख देता था जब मैं उस तरीके के बारे में सोचता था जिस तरह मैरी ने मुझे उस आखिरी दिन देखा था जब हमने पेपर साइन किए थे। जैसे मैं कोई ऐसा ऑब्स्टिकल था जिसे उसने आखिरकार अपनी सक्सेस के रास्ते से हटाने में कामयाबी पा ली थी। मैंने वेडिंग इनविटेशन के लिए RSVP येस करने का फैसला किया। जब मैंने सारा को अपने फैसले के बारे में बताया, उसने अपनी आईब्रो ऊपर की, लेकिन वो सरप्राइज नहीं लगी। अगर तुम इस वेडिंग में जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूं। मैं तुम्हें उस सिचुएशन में अकेले नहीं जाने दूंगी। मैंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ये कहते हुए कि उसे अपना टाइम इस पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मुझे सख्ती से रोक दिया। मैं तुम्हें अपनी एक्स वाइफ का अकेले सामना नहीं करने दूंगी डेविड। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैरी उस औरत से मिले जो सच में तुम्हारी वैल्यू करती है, तुम्हारे असली रूप के लिए। अगले कुछ हफ्ते भागदौड़ में गुजर गए। वर्क पहले से ज्यादा बिजी था क्योंकि कई मेजर प्रोजेक्ट्स की क्रिटिकल डेडलाइंस करीब थीं। सारा की 2 हफ्तों में 3 अलग अलग कंट्रीज में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स शेड्यूल्ड थीं, लेकिन हम हमेशा की तरह शाम को एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे, चाहे लाइफ कितनी ही बिजी क्यों ना हो जाए। उसने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया जैसे मैं उसके वर्क के साथ उसकी अटेंशन के लिए कम्पीट कर रहा हूं। उसने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया जैसे मैं उसके करियर एम्बिशंस या बिजनेस ऑब्लिगेशन से कम इंपॉर्टेंट हूं। ये उस सब के बिल्कुल ऑपोजिट था जो मैंने मैरी के साथ अपनी मैरिज के दौरान एक्सपीरियंस किया था। एक शाम जब हम काउच पर साथ बैठकर एक मूवी देख रहे थे जिस पर हम दोनों में से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, सारा ने मुझसे मैरी के साथ मेरी मैरिज के बारे में पूछा। उसने पहले मेरे पास्ट के बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया था, कभी मुझे उन पेनफुल चीज़ों के बारे में बात करने के लिए पुश नहीं किया था जिन्हें शेयर करने के लिए मैं रेडी नहीं था। लेकिन अब जब वेडिंग करीब आ रही थी, वो समझना चाहती थी कि मैं किस दौर से गुजरा हूं। मैंने उसे 1 घंटे के दौरान सब कुछ बता दिया। वो कॉफ़ी शॉप जहां हम मिले थे, वो प्रपोजल जिसके बारे में मैं बहुत नर्वस था, शुरुआती साल जब सब कुछ अच्छा था। धीरे धीरे सब बिखरने लगा जब उसकी प्रायोरिटीज़ बदल गईं। जिस तरह मैरी ने मुझे लगभग तरस के साथ देखा था जब उसने कहा था कि उसे डाइवोर्स चाहिए। सारा ने बिना एक बार भी इंटरप्ट किए सुना। जब मैंने बात खत्म की, वो कुछ देर के लिए खामोश रही, जो कुछ मैंने शेयर किया था उसे समझते हुए। फिर उसने धीरे से कहा, वो तुम्हारे लायक नहीं थी डेविड। मैं उस पर कड़वाहट से हंसा। मुझे लगता है वो कहेगी कि मैं उसके लायक नहीं था, कि मैं काफी अच्छा नहीं था। सारा ने सख्ती से सर हिलाया। नहीं, वो कोई ऐसा चाहती थी जो सोसाइटी में उसका स्टेटस बढ़ा सके, कोई ऐसा जो दूसरे लोगों की नज़र में उसे सक्सेसफुल दिखाए। वो कोई रियल पार्टनर नहीं चाहती थी, वो शो ऑफ करने के लिए एक एक्सेसरी चाहती थी। और जब तुम उस रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठे, उसने तुम्हें किसी ऐसे से रिप्लेस कर दिया जो बैठता था। इस तरह इसे जोर से सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। सारा बिल्कुल सही थी। मैरी को मुझसे एक पर्सन के तौर पर प्यार खत्म नहीं हुआ था, उसका उस सक्सेस के वर्जन से प्यार खत्म हुआ था जो मैं उसके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए रिप्रेजेंट करता था। और जॉर्ज अपनी वेल्थ, पावर और बिजनेस वर्ल्ड में अपने इन्फ्लुएंस के साथ हर उस चीज को रिप्रेजेंट करता था जो उसने सोचा था कि उसे चाहिए और उसकी जरूरत है। मैंने सोचा कि क्या वो सच में उसके साथ खुश थी। मैंने सोचा कि क्या जॉर्ज उसे सच में एक पर्सन के तौर पर देखता है या वो सिर्फ उसे इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल फील कराता है। वेडिंग की पहली रात मुझे नींद नहीं आई, चाहे मैंने कितनी ही कोशिश की। मैं बेड पर लेटा सीलिंग को घूरता रहा, ये सोचते हुए कि कल ये सब किस तरह गलत हो सकता है। क्या होगा अगर मैरी को दोबारा देखने से वो फीलिंग्स वापस आ गईं जिन्हें मैंने सोचा था कि मैंने पूरी तरह दफना दिया है। क्या होगा अगर उसे किसी और से शादी करते हुए देखना मेरी उम्मीद से ज्यादा तकलीफ दे। लेकिन जब मैंने सारा की तरफ देखा जो मेरे पास सुकून से सो रही थी, खिड़की से आती चांदनी में उसका चेहरा रिलैक्स्ड और ब्यूटीफुल था।
मैंने अपने अंदर एक सुकून महसूस किया। इस औरत ने मुझे इसलिए नहीं चुना था कि मैं उसे मटीरियली क्या दे सकता हूं या मैं उसे दूसरे लोगों के सामने कैसा दिखाता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं एक पर्सन के तौर पर कौन हूं। उसने मुझे अपने सबसे बुरे वक्त में देखा था और वो मेरे साथ रही। उसने मुझे खुद पर डाउट करते हुए देखा था और उसने मुझे बार बार मेरी वैल्यू याद दिलाई थी। वो था रियल लव। मैरी ने मुझे कभी उस तरह की अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। वेडिंग की सुबह बहुत जल्दी आ गई। सारा और मैं कंफर्टेबल साइलेंस में साथ रेडी हुए। उसने एक स्लीक नेवी ड्रेस पहनी थी जो एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड थी, बिना फ्लैशी या अटेंशन सीकिंग हुए। मैंने वो सूट पहना जो सालों पहले अपनी मैरिज के दौरान खरीदा था, वही जिसके बारे में मैरी कंप्लेन करती थी कि वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए काफी एक्सपेंसिव नहीं है। सारा ने मुझसे कहा कि मैं हैंडसम और परफेक्ट लग रहा था। उसने अपनी सावधान उंगलियों से मेरी डाई ठीक की और मेरे गाल पर धीरे से किस किया। उसने कहा, याद रखना, तुम वहां किसी को कुछ साबित करने नहीं जा रहे हो, तुम वहां अपनी जिंदगी का एक चैप्टर बंद करने जा रहे हो। वो इस बारे में सही थी, लेकिन जब हम सारा की कार में वेन्यू की तरफ जा रहे थे, जो शहर के किनारे एक बड़ा एस्टेट था जिसे रेंट करने में शायद बहुत पैसा लगा होगा, मैंने अपने दिल को एंटिसिपेशन और नर्वसनेस के साथ तेज धड़कते हुए महसूस किया। ये वही था, वो पल जब मैं 1 साल बाद मैरी को दोबारा देखूंगा। वो पल जब वो देखेगी कि मैं पूरी तरह मूव ऑन कर चुका हूं, कि मैं उसके बिना ठीक हूं, कि मैं असल में ठीक से भी बेहतर हूं। वो पल जब वो मेरी उंगली पर रिंग देखेगी और सब समझ जाएगी। वेन्यू बिल्कुल वैसा ही था जैसी मैंने उम्मीद की थी, और उससे भी ज्यादा ग्रैंड और इम्पोजिंग। हर एक डिटेल तक महंगा दिखने वाला, खास तौर पर हर उस गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया जो दरवाजे से अंदर आए। लंबे सफेद कॉलम्स ने एंट्रेंस को किसी ग्रीक टेम्पल की तरह घेरा हुआ था, और एक प्रोफेशनल स्ट्रिंग क्वार्टेट बैकग्राउंड में धीरे से क्लासिकल म्यूजिक बजा रहा था जब गेस्ट्स लग्जरी कार्स में आ रहे थे। हर कोई डिजाइनर आउटफिट्स में बेहतरीन तरीके से तैयार था। उनकी ज्वेलरी दोपहर की धूप में चमक रही थी, उनका हंसना पोलाइट, रिहर्स्ड और परफॉर्मेटिव था। सारा और मैं एक साथ अंदर गए। उसका हाथ मेरे बाजू पर हल्के से टिका हुआ था, जो एक नेचुरल और सपोर्टिव जेस्चर लग रहा था। मैं लोगों को क्यूरियोसिटी के साथ हमें देखते हुए महसूस कर सकता था। उनकी आंखें असहस और जज कर रही थी। मैरी के साथ अपने वक्त के ज्यादातर लोगों को मैं नहीं पहचानता था। ये जॉर्ज के लोग थे, मैरी का नया सोशल सर्कल, अमीर बिजनेसमैन और उनकी परफेक्टली ग्रूम्ड पत्नियां, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और सोशलाइट्स जो अपना दिन कंट्री क्लब्स में बिताते थे। वो लोग जो वर्थ और वैल्यू को स्टॉक पोर्टफोलियोज, वेकेशन होम्स और क्लब मेंबरशिप्स में नापते थे। हमने वेन्यू के पीछे अपनी असाइंड सीट्स ढूंढी। सारा ने धीरे से मेरा हाथ दबाया और फुसफुसाई, तुम ठीक हो? मैंने सर हिलाया, हालांकि मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था कि यह सच था। मैं चाहता था कि यह सच हो। सेरेमनी कुछ ही मिनट्स बाद बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक शुरू हुई। म्यूजिक ड्रामेटिकली बढ़ा और वहां मौजूद हर कोई खड़ा हो गया। जब मेरी लंबे आयल के आखिर में दिखाई दी, वो बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रही थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी। उसका ड्रेस स्टनिंग था, पूरा इंट्रिकेट लेस और फ्लोइंग सिल्क का। उस तरह का महंगा ड्रेस जो वो सालों पहले मुझे ब्राइडल मैगजीन्स में दिखाती थी और उदासी से कहती थी, एक दिन मैं ऐसा कुछ पहनूंगी। उसके बाल एक इलैबोरेट स्टाइल में ऊपर बंधे हुए थे। उसका मेकअप फ्लॉलेस और प्रोफेशनल था। वो ऐसी लग रही थी जैसे सीधा किसी ब्राइडल मैगजीन कवर से बाहर आई हो। लेकिन जब उसकी आंखें गेस्ट्स की भीड़ से गुजरती हुई मुझ पर पड़ी, जो पीछे बैठा था, मैंने उसके एक्सप्रेशन में कुछ बदलते देखा। सरप्राइज कि मैं असल में आया हूं, शायद कंफ्यूजन कि मैं यहां क्यों हूं। उसकी नजर मेरे पास बैठी सारा पर गई, फिर वापस मुझ पर, और मैंने इतनी दूरी से भी उसके जॉ को टाइट होते हुए देखा। साफ तौर पर उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसकी वेडिंग पर आऊंगा, और उसने बिल्कुल ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने साथ किसी को लाऊंगा, खासकर सारा जैसा किसी को। सेरेमनी प्लान के मुताबिक चलती रही। जॉर्ज ऑल्टर पर टॉल और कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसकी स्माइल बड़ी और प्रैक्टिस थी जब मैरी फूलों से भरे आयल पर उसकी तरफ धीरे से चल रही थी। वो हर तरह से वही सक्सेसफुल सीईओ लग रहा था जो वो था। परफेक्टली टेलर्ड डिजाइनर सूट, महंगी वॉच जिसकी कीमत शायद मेरी कार से ज्यादा थी। उस तरह का आदमी जिसे जिंदगी में वही मिलने की आदत थी जो वो चाहता था। जब मैरी आखिरकार ऑल्टर पर उसके पास पहुंची, उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और वो दोनों एक साथ ऑफिशिएंट की तरफ मुड़े जो उनकी शादी करवाने वाला था। मुझे उस पल कुछ इंटेंस महसूस करना चाहिए था। गुस्सा उस पर जो उसने मेरे साथ किया था, दुख उस पर जो हमने खो दिया था, पछतावा इस पर कि हमारे बीच चीजें कैसे खत्म हुई। लेकिन मुझे सिर्फ डिटैचमेंट का एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं किसी और की जिंदगी पर कोई मूवी देख रहा हूं। ये अब मेरी जिंदगी नहीं थी, ये मेरी कहानी नहीं थी जिसका मैं हिस्सा बनूं।
मैं अब सिर्फ एक स्पेक्टेटर था, एक ऑब्जर्वर जो बाहर से देख रहा था। ऑफिशिएंट ने लव और कमिटमेंट के बारे में एक प्रैक्टिस्ड आवाज में बोलना शुरू किया। दो लोगों के बारे में जो अपनी बाकी की जिंदगी के लिए हर दिन एक दूसरे को चुनते हैं। मैं लगभग उन शब्दों की आयरनी पर जोर से हंस दिया। मैरी ने हमारी मैरिज के दौरान हर दिन मुझे नहीं चुना था। उसने मेरे ऊपर अपनी एम्बिशन को चुना था। उसने उस जिंदगी को चुना जो उसे लगा कि वो डिजर्व करती है, उसके बजाय कि हमने साथ में बनाया था। और अब वो एक ऐसे आदमी के साथ खड़ी थी जो उसे वो जिंदगी दे सकता था जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन मैंने सोचा कि क्या जॉर्ज वाकई पॉलिश्ड एक्सटीरियर के नीचे असली मैरी को जानता था? वो जो बेचैन और नाखुश हो जाती थी जब चीजें बहुत वक्त तक बहुत कंफर्टेबल रहती थीं। वो जो हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा चाहती थी। वो जो चली गई जब कोई ज्यादा अच्छा दिखने वाला मिल गया जिसने ज्यादा ऑफर किया। जब ऑफिशिएंट ने ट्रेडिशनल तरीके से पूछा कि क्या किसी को इस यूनियन से कोई ऐतराज है, तो कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। मैंने अपनी जैकेट के नीचे सारा का हाथ अपने हाथ पर मजबूती से महसूस किया। एक छोटे से रेकलेस लम्हे के लिए मैंने सच में खड़े होने का सोचा, शादी पर ऐतराज करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मेरी को ये याद दिलाने के लिए कि मैं एक इंसान के तौर पर मौजूद हूं, कि मेरी अहमियत थी, कि उसने किसी और से शादी करके मुझे वजूद से नहीं मिटाया था। लेकिन मैं बैठा रहा और खामोश रहा, क्योंकि मुझे उसे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। वो पहले से जानती थी कि मैं यहां देख रहा हूं। जॉर्ज और मेरी ने एक दूसरे से अपने वाउज एक्सचेंज किए। वो जेनेरिक और इम्पर्सनल थे, उस तरह के स्टैंडर्ड वाउज जो आप हर एक वेडिंग सेरेमनी में सुनते हैं। एक दूसरे से मोहब्बत, ऑनर और चरिश करने के वादे। मेरी की आवाज थोड़ी लड़खड़ाई जब वो अपनी लाइंस बोल रही थी, और मैंने सोचा कि क्या वो उन वाउज के बारे में सोच रही थी जो हमने 8 साल पहले उस गार्डन में एक्सचेंज किए थे, जिन्हें उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तोड़ दिया था जब कोई बेहतर चीज सामने आई। जब ऑफिशिएंट ने एक भारी आवाज में उन्हें हस्बैंड और वाइफ करार दिया, तो जॉर्ज ने उसे ड्रामेटिकली किस किया और भीड़ में एंथुजियास्टिक अप्लॉज शुरू कर दी। मेरी गेस्ट्स के लिए मुस्कुराई, लेकिन जहां मैं बैठा था वहां से भी मैं देख सकता था कि वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने कमरे के पिछले हिस्से की तरफ देखा जहां मैं सारा के साथ बैठा था, और सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के लिए मैंने उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा देखा जो उसकी चॉइस के बारे में डाउट जैसा लग रहा था। लेकिन फिर वो लम्हा गुजर गया और खत्म हो गया। रिसेप्शन सेरेमनी स्पेस से जुड़े एक मैसिव बॉलरूम में रखा गया था। क्रिस्टल शैंडलियाज ऊंची छत से लटक रहे थे जो नीचे एलिगेंटली डेकोरेटेड टेबल्स पर हल्की रोमांटिक लाइट डाल रहे थे। वहां एक्सपेंसिव शैंपेन खुलेआम बह रही थी। सिल्वर प्लैटर्स पर कैवियार और दूसरी डेलिकेसीज थीं। 2 स्वॉन्स की शेप में एक इलैबोरेट आइस स्कल्पचर था। हर चीज वेल्थ और स्टेटस दिखाने के लिए ध्यान से डिजाइन की गई थी। सारा और मैंने सीटिंग चार्ट में अपना असाइन टेबल ढूंढ लिया। हम ऐसे लोगों के साथ बैठे थे जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते थे। दूसरे गेस्ट्स जिन्हें साफ तौर पर कपल के साथ किसी जेन्युइन कनेक्शन के बजाय सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से बुलाया गया था। उन्होंने हमसे पोलाइट स्मॉल टॉक की, हमारे बारे में जेनेरिक सवाल पूछे कि हम कहाँ से हैं और हम क्या काम करते हैं। सारा ने ग्रेसफुली और प्लेजेंटली जवाब दिए, कभी भी अपने या अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं बताया। मुझे उसकी ये क्वालिटी बहुत पसंद थी। उसे इम्पॉर्टेंट फील करने के लिए अपनी सक्सेस और वेल्थ को ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं थी। वो इसे खामोशी से डिग्निटी के साथ लेकर चलती थी। इलैबोरेट डिनर सर्विस के आधे रास्ते में मेरी और जॉर्ज न्यूलीवेड्स के तौर पर चक्कर लगा रहे थे। हर टेबल पर रुककर अपने गेस्ट्स को पर्सनली ग्रीट किया और मुबारकबाद ली। मैंने महसूस किया कि जैसे ही वो हमारे टेबल की तरफ आए, मेरी पल्स एंग्जाइटी से तेज हो गई। मेरी की मुस्कुराहट ब्राइट और प्रैक्टिस थी और कैमरास के लिए परफेक्ट थी, लेकिन जब उसकी आंखें सीधा मुझसे मिली, मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके केयरफुली कंस्ट्रक्टेड मास्क को फिसलते देखा। डेविड, उसने कहा। उसकी आवाज केयरफुली कंट्रोल्ड और न्यूट्रल थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आ सके। कंग्रेचुलेशंस, मैंने बराबरी से जवाब दिया। तुम बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रही हो मेरी। थैंक यू सो मच। उसने मेरे पास बैठी सारा की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन साफ क्यूरियोसिटी से तेज हो गए। और ये लवली खातून कौन है तुम्हारे साथ? ये सारा है, मैंने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड। सारा ने ग्रेसफुली अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी मुस्कुराहट वार्म और जेन्युइन थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई मेरी। डेविड ने मुझे इन महीनों में तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है। मेरी ने उससे हाथ मिलाया, लेकिन मैंने देखा कि कैसे उसकी आंखें सारा की अपीयरेंस के हर एक डिटेल पर ठहरी हुई थीं।
उसका एलिगेंट ड्रेस जो साफ तौर पर एक्सपेंसिव था, उसकी सिंपल लेकिन जाहिर तौर पर रियल ज्वेलरी, वो एफर्टलेस एलिगेंस और कॉन्फिडेंस जो वो नेचुरली लेकर चलती थीं। फिर मेरी की नज़र टेबल पर रखे मेरे बाएं हाथ पर गई, मेरी उंगली में मौजूद प्लैटिनम रिंग पर जिस पर लाइट पड़ रही थी। पहचान कर उसकी आंखें जाहिर तौर पर फैल गईं। ये नया है, उसने कहा। उसकी आवाज़ सख्त और स्ट्रेन्ड थी। मुझे याद नहीं कि तुमने ये पहले पहना था। मैंने नीचे रिंग की तरफ देखा, फिर वापस उसके चेहरे की तरफ। हाँ, ये थोड़ा नया है। जॉर्ज, जाहिरी तौर पर हमारे दरमियान की टेंशन से बेखबर, उसने मेरे कंधे पर दोस्ती के अंदाज में हाथ मारा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा दोस्त। सच में खुशी हुई कि तुम आज हमारे साथ सेलिब्रेट कर सके। मैं इसे मिस नहीं करता, मैंने मैरी से आंखें मिलाते हुए सहजता से कहा। वो अपने लाउंज जारी रखने के लिए अगली टेबल की तरफ बढ़ गए, लेकिन मैं पूरी रात मैरी की नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था, जो मुझे देख रही थीं और समझने की कोशिश कर रही थीं। बाकी का रिसेप्शन शैंपेन टोस्ट्स और ध्यान से तैयार किए गए डांसेस और स्पीचेस के बीच एक धुंध जैसा गुजरा। जॉर्ज ने लव और पार्टनरशिप पर एक लंबा स्पीच दिया, जो मेरे कानों को खोखला और रटा हुआ लगा। मैरी पूरे वक्त उसके बगल में मुस्कुराती रही, सभी गेस्ट्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक परफेक्ट ब्राइड का रोल बिना किसी गलती के निभाती रही। लेकिन हर बार जब मैंने सारा के साथ अपनी बातचीत से ऊपर देखा, मैंने मैरी को कमरे के दूसरी तरफ से मुझे घूरते हुए पकड़ा। सारा की तरफ, मेरी उंगली की रिंग की तरफ, हर उस चीज की तरफ जिसे वो ठीक से समझ या महसूस नहीं कर पा रही थी। सारा ने भी ध्यान दिया। बिल्कुल, वो पूरी तरह परेशान दिख रही है, उसने पहले डांस के दौरान मुझसे धीरे से कहा, जब हम जॉर्ज और मैरी को फ्लोर पर डांस करते हुए देख रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उसने उम्मीद की थी कि तुम कभी आगे बढ़ोगे, खासकर मेरे जैसे किसी के साथ। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं किसी के साथ आगे बढ़ गया हूं। मैंने खामोशी से मना। मुझे नहीं लगा कि उसे अब इससे फर्क पड़ता है कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करता हूं। ये साफ तौर पर अब उसे फर्क पड़ता है, सारा ने ध्यान से देखते हुए कहा। जैसे जैसे शाम ढलती गई और बाहर आसमान अंधेरा होता गया, सारा रेस्टरूम जाने के लिए उठ गई। मैं बार एरिया के पास अकेला खड़ा था, एक महंगी विस्की का ग्लास लिए हुए, जिसे मैं सच में नहीं पीना चाहता था। तभी अचानक मैरी मेरे बगल में आ गई, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी भारी वेडिंग ड्रेस बदलकर रिसेप्शन के लिए एक स्लीक कॉकटेल ड्रेस पहन ली थी। वो हमेशा की तरह स्टनिंग लग रही थी, लेकिन अब उसमें कुछ नज़ाकत और टूटने जैसा दर्द था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ धीमी और गंभीर थी। प्लीज़। मैंने भीड़ से भरे बॉलरूम में चारों तरफ देखा। जॉर्ज कमरे के दूसरी तरफ था, कुछ इंपॉर्टेंट दिखने वाले बिजनेसमैन के साथ गहरी बातचीत में लगा हुआ था, पूरी तरह उन बातों में खोया हुआ था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, हम बात कर सकते हैं। हम एक पत्थर की बालकनी पर बाहर आ गए, जहां से साफ सुथरे एस्टेट गार्डन्स दिख रहे थे। बॉलरूम की घुटन भरी गर्मी के बाद रात की हवा ठंडी और ताजगी भरी थी, और रिसेप्शन की आवाज़ें बंद दरवाजों के पीछे हल्के शोर में बदल गई थीं। मैरी रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी हो गई, उसकी उंगलियां ठंडे पत्थर के किनारे को मजबूती से पकड़े हुए थीं। तुम उसे मेरी वेडिंग में लेकर आए? उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ तीखी और इल्ज़ाम लगाने वाली थी। उसकी आवाज़ में वही कड़वाहट थी जो मुझे हमारी सबसे बुरी बहस से याद थी। हाँ, मैं उसे लाया हूं, मैंने शांति से कहा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी वेडिंग में किसी दूसरी औरत को क्यों लाओगे? क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैरी, क्योंकि वो अब मेरी लाइफ का हिस्सा है। मैरी ने एक कड़वी हंसी हंसी जो रोने जैसी लग रही थी। मैंने सोचा था कि तुम यहाँ अकेले आओगे, मैंने सोचा था कि तुम ये सब देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया जब तुमने मुझे जाने दिया। मैं उसकी तरफ घूमा और उसकी आंखों में देखा। मैंने आखिर खोया क्या है मैरी? एक ऐसी बीवी जो मुझसे अब प्यार नहीं करती थी, एक ऐसी शादी जो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा एम्बिशियस या सक्सेसफुल नहीं था। ऐसा कहना फेयर नहीं है डेविड। क्या ये पूरी तरह फेयर नहीं है? तुमने मेरे मुंह पर कहा था कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुमने मुझसे कहा था कि जॉर्ज वो सब है जो मैं लाखों सालों में भी नहीं बन सकता, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। मैंने तुम्हें वो लाइफ जीने दी जो तुम हमेशा से चाहती थी। अब तुम्हें इस बात से इतनी परेशानी क्यों हो रही है कि मुझे कोई मिल गया जो मेरी असलियत के लिए मेरी कद्र करता है? मैरी की आंखों में आंसू भर गए, जो गिरने और उसके परफेक्ट मेकअप को खराब करने ही वाले थे। क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने सोचा था कि तुम बिल्कुल वैसे ही रहोगे जैसे तुम थे। मैं कभी एक जगह फंसा नहीं था। मैंने शांति से लेकिन मजबूती से कहा, मैं अपनी लाइफ से कंटेंट था। इन दोनों चीजों में एक बड़ा फर्क है, लेकिन तुम मेरे बारे में वो नहीं देख सकी। तुम मुझे अपनी सही वैल्यूज वाला एक असली इंसान नहीं देख सकी। उसने ध्यान से अपनी आंखें पोंछीं। कोशिश के बावजूद उसका मेकअप थोड़ा खराब हो गया। वो असलियत में कौन है डेविड?
दैट वुमन सारा, वो कोई ऐसी ही रैंडम गर्लफ्रेंड नहीं है जिसे तुमने कहीं से उठा लिया हो। मैं सिर्फ उसे देखकर बता सकती हो। उसका नाम सारा है, जैसा मैंने कहा, और तुम एक बात पर सही हो। वो बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। वो ब्रिलियंट और काइंड और थॉटफुल है, और वो मुझे वैसा ही देखती है जैसा मैं हूं, न कि उसके लिए जो मैं उसे मटीरियली दे सकता हूं। मेरी का जबड़ा साफ तौर पर सख्त हो गया। क्या वो वेल्दी है? क्या इसलिए तुम उसके साथ हो? मैं एक लंबे पल के लिए हिचपिचाया, फिर फैसला किया कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो वेल्दी है, असल में बहुत वेल्दी। चांदनी में मेरी का चेहरा पीला पड़ गया। हम कितनी वेल्थ की बात कर रहे हैं? क्या इससे सच में फर्क पड़ता है कि उसके पास कितना पैसा है? हाँ, मेरे लिए फर्क पड़ता है। मुझे जानने की जरूरत है। मैंने एक गहरी सांस ली। उसका परिवार चैन ग्रुप का मालिक है, वो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर। मेरी की आंखें शॉक और डिसबिलीफ से फट गईं। चैन ग्रुप? वही असली चैन ग्रुप जो बिलियंस का है? हाँ, वही। वो स्टंट साइलेंस में मुझे घूरती रही। उसका मुंह खुलता और बंद होता रहा, जैसे उसे कोई शब्द ही नहीं मिल रहे हों। आखिरकार वो फुसफुसाई, तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम किसी ऐसे के साथ हो जो जॉर्ज से ज्यादा वेल्दी है, उसके पूरे परिवार से ज्यादा वेल्दी है? मैं उसके परिवार के पैसे की वजह से उसके साथ नहीं हूं मेरी। शुरुआती 3 महीनों तक जब हम साथ थे, मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में पता भी नहीं था। मैं उसके साथ हूं क्योंकि वो मुझसे जेन्युइनली प्यार करती है, क्योंकि वो मुझे महसूस कराती है कि एक इंसान के तौर पर मेरी अहमियत है, क्योंकि वो उसे वैल्यू करती है जो मैं हूं, न कि उसे जो मैं उसके लिए प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरी ने मुझसे नजर फेर ली। उसके हाथ साफ तौर पर कांप रहे थे जब उसने रेलिंग को पकड़ा। मैंने सोचा था कि तुम्हें छोड़कर मैंने सही फैसला किया है। मैंने सच में सोचा था कि जॉर्ज वो सब कुछ है जो मुझे खुश रहने के लिए चाहिए। लेकिन हाल ही में, खासकर इन पिछले कुछ महीनों में, मैं सोच रही हूं कि क्या मैंने कुछ ऐसा प्रेशियस खो दिया है जो मुझे कभी वापस नहीं मिल सकता। तुमने कुछ तो खोया है, मैंने कहा। मेरी आवाज फर्म और क्लियर थी, लेकिन पैसे या स्टेटस या किसी भी सुपरफिशियल चीज की वजह से नहीं। तुमने एक असली पार्टनरशिप खो दी। तुमने किसी ऐसे को खो दिया जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता चाहे जो भी हो जाता, और तुम वो मुझसे वापस नहीं पा सकती मेरी, अभी नहीं, कभी नहीं। वो सीधा मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे से अब आंसू बह रहे थे। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो उसके लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया? मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करता, बस अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो फीलिंग्स पूरी तरह खत्म हो गई हैं। वो फिजिकली घबरा गई, जैसे मैंने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा हो। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, बालकनी का दरवाजा अचानक खुला और सेरा ठंडी रात की हवा में बाहर आई। उसने अपने सामने का सीन काम और असेसिंग आंखों से देखा। उसका एक्सप्रेशन प्रोटेक्टिव था। एवरीथिंग ओके आउट हियर? उसने धीरे से पूछा, मुझसे सवाल करते हुए। मैं तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी प्रेजेंस से खुद को संभला हुआ महसूस किया। सब ठीक है, हम बस एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। मेरी ने हमें साथ देखा। उसका चेहरा इमोशन और रिग्रेट से टूट गया। फिर वो अचानक मुड़ी और बिना हम दोनों से एक भी शब्द कहे वापस अपने ही वेडिंग रिसेप्शन के अंदर चली गई। सेरा ने अपनी खूबसूरत आंखों में चिंता के साथ मेरी तरफ देखा। आर यू ओके? उस बातचीत के बाद मैंने सर हिलाया, इस बार पूरे यकीन के साथ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। हम बेसिक पोलाइटनेस की वजह से 1 और घंटे तक रिसेप्शन में रुके, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और ही था। मेरी को बेचैनी से एक खुश दुल्हन का रोल प्ले करते हुए देखकर, जबकि वो हर कुछ मिनट में मेरी और सैरा की तरफ देख रही थी, मुझे कुछ गहरा एहसास हुआ। उसने जॉर्ज से शादी इसीलिए की थी क्योंकि उसने जेन्युइनली सोचा था कि ये उसे खुश और फुलफिल्ड बनाएगा। लेकिन खुशी और फुलफिलमेंट ऐसी चीजें थी जिन्हें आप पैसे से खरीद नहीं सकते या किसी और के जरिए शादी करके पा नहीं सकते। वो ऐसी चीजें थी जो आप अंदर से ध्यान से बनाते हैं। और मेरी ने उस बुनियाद को गिरा दिया था जो हमने सालों पहले साथ मिलकर बनाना शुरू किया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे कहीं और कुछ बेहतर और चमकदार मिल सकता है। उसे वो नहीं मिला था जिसकी वो तलाश कर रही थी, और अब वो उस सच को बहुत देर से समझ रही थी। शादी के 3 महीने बाद मैं अचानक जॉर्ज से एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मिला, जहां मेरी कंपनी ने मुझे उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था। मैं उसे वहां देखकर हैरान था। वो थका हुआ और वोन डाउन लग रहा था, किसी तरह से उससे ज्यादा उम्र का लग रहा था जितना वो कुछ महीने पहले अपनी शादी में लग रहा था। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। डेविड, उसने प्रोफेशनली अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। गुड टू सी यू हियर। लाइकवाइज, मैंने जवाब दिया, मजबूती से उसका हाथ मिलाते हुए। हमने कुछ मिनट तक कॉन्फ्रेंस और इंडस्ट्री के बारे में पोलाइट स्मॉल टॉक की। उसने मेरे काम और करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, और मैंने उसकी कंपनी और बिजनेस कैसा चल रहा है इस बारे में पूछा। फिर लगभग हिचकिचाते हुए, जैसे वो खुद को रोक ना पाता हो, उसने कहा, मैंने म्यूचुअल एक्वेंटेंसेस से सुना है कि तुम अब सैरा चिन के साथ हो, क्या ये सच है? हाँ, मैं उसके साथ हूँ।
उसने धीरे से सर हिलाया, उस जानकारी को समझते हुए। ये तुम्हारी पिछली सिचुएशन से काफी बड़ा अपग्रेड है, मैं तो यही कहूंगा। मुझे उसके वर्ड्स के चुनाव पर गुस्सा आया। सैरा कोई अपग्रेड नहीं है जैसे कि वो कोई कार या फोन हो। वो एक असली इंसान है जिसके अपने थॉट्स और फीलिंग्स हैं, और मैं उसके साथ हूं क्योंकि मैं उससे जेन्युइनली प्यार करता हूं, ना कि इसलिए कि उसका परिवार कौन है या उनके पास क्या है। जॉर्ज ने डिफेंसिवली अपने हाथ उठाए। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा बस ये मतलब था, वेल मेरी टॉक्स अबाउट यू समटाइम्स इवन नाउ। मैं हैरानी में अपनी आईब्रो उठाई। क्या वो सच में करती है? वो अब साफ तौर पर अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने वो रिंग देखी थी जो तुमने हमारी शादी में पहनी थी। उसने बाद में मुझसे पूछा कि ऐसी कस्टम रिंग की कीमत कितनी होगी। जब मैंने उसे ज्वेलर और मटेरियल्स के बेसिस पर अपना एस्टिमेट बताया तो वो बहुत देर तक पूरी तरह खामोश रही। उसने उस पूरी रात बाकी कोई बात नहीं की। मुझे नहीं पता है कि उस रेवलेशन पर क्या कहूं। जॉर्ज ने अपनी बात जारी रखी। साफ तौर पर उसे ये अपने दिल से निकालने की जरूरत थी। वेडिंग सेरेमनी के बाद से वो बदल गई है, दूर दूर और खोई खोई सी। मैंने सोचा था कि मुझसे शादी करके वो खुश और बेहतर महसूस करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि जो उसने सोचा था कि उसे चाहिए और जिसकी उसे असल में जरूरत थी, वो शुरू से ही दो बिल्कुल अलग चीजें थीं। मुझे ये सुनकर दुख हुआ, मैंने कहा, और मैंने ये सच में दिल से कहा था। इसलिए नहीं कि मेरे दिल में अब भी मैरी के लिए फीलिंग्स थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उस रिश्ते में रहने के दर्द को गहराई से समझता था, जहां आप लगातार किसी ऐसे इंसान के लिए काफी होने की कोशिश करते रहते हो जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। जॉर्ज ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि उसने मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें छोड़ा था। उसने मुझे तुम्हारी मैरिज और उसके खत्म होने के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने सोचा था कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूं, उसे वो सक्सेसफुल लाइफ देकर जिसकी वो हकदार थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल की गहराई में वो सच में मुझे चाहती थी। मुझे लगता है कि उसे मेरा आइडिया, स्टेटस और लाइफस्टाइल मुझसे ज्यादा पसंद था। शायद ये सच है, मैंने ध्यान से कहा, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो उसे खुद समझना होगा। कोई भी उसके लिए ये काम नहीं कर सकता। उसने सहमति में सर हिलाया। तुम अब सैरा के साथ सच में खुश लगते हो। मेरा मतलब है, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। अच्छा है, सब कुछ होने के बाद तुम इस खुशी के हकदार हो, सच में हो। बातचीत के बाद हम अलग हो गए, लेकिन उसकी बातें काफी दिनों तक मेरे दिमाग में रहीं। मैरी को वो सब कुछ मिल गया था जो उसने सोचा था कि उसे जिंदगी से चाहिए। अमीर और सक्सेसफुल हस्बैंड, महंगी चीजों वाला लैविश लाइफस्टाइल, सोशल सर्कल्स में स्टेटस और रिस्पेक्ट, लेकिन इनमें से किसी भी चीज ने उसे खुश या बेहतर महसूस नहीं करवाया, क्योंकि असली खुशी उन बाहरी चीजों से नहीं आती जो दूसरे लोग देख सकते हैं। ये अंदरूनी शांति और कंटेंटमेंट से आती है, और मैरी ने अपने अंदर वो शांति कभी नहीं पाई थी। उस मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद सैरा और मैंने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को ऑफिशियल बनाएंगे। उसने अपने अपार्टमेंट में एक शांति भरी शाम को मुझे प्रपोज किया। वहां म्यूजिशियंस या किसी बड़ी प्लानिंग वाला कोई दिखावा नहीं था, कोई फ्लैश मॉब या फायरवर्क्स या फोटोग्राफर्स नहीं थे। बस हम दोनों आरामदायक काउच पर बैठे उस फ्यूचर के बारे में ईमानदारी से बात कर रहे थे जो हम साथ मिलकर बनाना चाहते थे। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं, उसने सादगी से मेरी आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे डेविड? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट या शक के तुरंत हाँ कह दिया। हमारी शादी 6 महीने बाद एक ऐसी सेरेमनी में हुई जो दिखाती थी कि हम असल में कौन हैं। ये एक छोटी और निजी सेरेमनी थी, बस हमारे खास दोस्त और फैमिली मेंबर्स जो हमारे लिए सच में मायने रखते थे। ये जॉर्ज और मैरी की एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग जैसी बिल्कुल नहीं थी, जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन हमारी वेडिंग हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि वो असली थी, सच्ची थी और हमारी थी। मैंने मैरी को सेरेमनी में इनवाइट नहीं किया, मैंने ऐसा सोचा तक नहीं। मेरी जिंदगी का वो चैप्टर अब पूरी तरह बंद हो चुका था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद मुझे अपने फोन पर मैरी का एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिला। वो छोटा था, बस कुछ ध्यान से चुनी हुई लाइंस जिन्हें लिखने में शायद उसे काफी वक्त लगा होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी सैरा से शादी हो गई है। तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। मुझे उम्मीद है कि तुम साथ में सच में खुश हो। हमारी मैरिज के दौरान मैंने तुम्हें जिस सबसे गुजारा उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। मैं अब देख सकती हूं कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मुझे पता है कि अब कुछ भी ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने मैसेज को 2 बार पढ़ा, लफ्जों को ध्यान से समझा, फिर उसे अपने फोन से डिलीट कर दिया। गुस्से या कड़वाहट की वजह से नहीं, बल्कि क्लोजर की जरूरत की वजह से। मैरी ने अपने फैसले अपनी मर्जी से किए थे, मैंने अपने फैसले किए थे, और हम दोनों उन फैसलों के नतीजों के साथ जी रहे थे। अब सैरा और मैंने आने वाले सालों में एक साथ असली जिंदगी बनाई, एक सच्ची जिंदगी जो मायने रखती थी। हम उन जगहों पर गए जिन्हें हम हमेशा से देखना चाहते थे। हम हर रोज एक साथ हंसते थे। हमने बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे के सपनों और एम्बिशंस का साथ दिया।
उसने कभी एक बार भी मुझे छोटा या अधूरा महसूस नहीं करवाया। उसने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं करवाया कि उसका प्यार पाने के लिए मुझे लगातार खुद को साबित करना होगा। उसने मुझे बस वैसा ही प्यार किया जैसा मैं था, और मैंने गहरी शुक्रगुजारी के साथ ये एहसास किया कि एक पार्टनर से मुझे हमेशा बस यही चाहिए था। सालों बाद मुझे आम जानने वालों से पता चला कि मैरी और जॉर्ज का डिवोर्स हो गया था। जाहिर है उसने उसके एक अमीर बिजनेस पार्टनर्स में से किसी के साथ अफेयर चला रखा था, कोई ऐसा जो जॉर्ज से भी ज्यादा अमीर था और जिसके पास ज्यादा स्टेटस और कनेक्शंस थे। डाइवोर्स काफी गंदा, पब्लिक और एक्सपेंसिव था, जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स में हर जगह छपा था। जॉर्ज अपनी डिग्निटी और रेपुटेशन के साथ उस शादी से बाहर निकल गया था। मैरी के हाथ बिल्कुल कुछ नहीं लगा था, एक प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट साइन करने की वजह से। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे कोई सैटिस्फैक्शन या विंडिकेशन महसूस नहीं हुई। मैं खुश नहीं था कि उसकी जिंदगी बिखर गई थी। मुझे बस सच में दुख हो रहा था। दुख कि मैरी ने अपनी इतनी प्रेशियस लाइफ उस चीज का पीछा करने में बिता दी जो उसे कभी सच में खुश या पूरा नहीं करती। दुख कि उसने सक्सेस के एक इल्यूजन के पीछा करने में हर एक मीनिंगफुल ब्रिज जला दिया था। सारा ने मुझसे थॉटफुली पूछा कि क्या मैं मैरी को उसके मुश्किल वक्त में सपोर्ट देने के लिए उससे बात करना चाहता हूं। मैंने कुछ दिनों तक इस बारे में काफी सीरियसली सोचा, लेकिन आखिर में मैंने इसके खिलाफ फैसला किया। इसलिए नहीं कि मैं बुरा या हार्टलेस था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि मैरी को अपना रास्ता खुद ढूंढने की जरूरत है। उसे ये मुश्किल लेसन सीखने की जरूरत है कि खुशी उन चीजों से नहीं आती जो आपके पास हैं या जिसके साथ आप हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप अंदर से कैसा इंसान हैं। और मैंने ये लेसन बहुत पहले सीख लिया था, जब मैरी ने मुझे वर्थलेस महसूस करवाया था। अब उस घर में बैठकर जो सारा और मैंने मिलकर बनाया था, अपनी खिड़की से सनसेट देखते हुए मुझे सिर्फ सुकून महसूस हो रहा था। मैरी वो वेडिंग इनविटेशन भेजकर मुझे जेलस फील करवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी सक्सेस देखूं और ऐसा महसूस करूं जैसे मैं कोई कंपटीशन हार गया हूं। मगर आखिर में मैंने पैसे या स्टेटस से कहीं ज्यादा कीमती कुछ जीत लिया था। मैंने वैसा ही होने के लिए प्यार पाने का मौका जीत लिया था जैसा मैं असल में था। और मेरी रिंग, वो सिंपल प्लैटिनम बैंड जो असली प्यार का सिंबल थी, हमेशा किसी भी डायमंड से बड़ी रहेगी।